हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर वायरॉइड्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और वायरस वाला जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका था। और आज अब हम अपने इस लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइकोप्लाज्मा। इसको हिंदी में भी माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं और इंग्लिश में भी माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना। वैसे तो माइकोप्लाज्मा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा की विशेषताएं, माइकोप्लाज्मा के अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मल डिजीज है, माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। पहले इसको बैक्टीरिया के समजात ही माना जाता था, बैक्टीरिया के सीरीज में ही इसको रखा जाता था, लेकिन बाद में जीवाणुओं की जो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण समिति है, जीवाणुओं का जो नामकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समिति है, उसने सन 1966 में इन्हें बैक्टीरियाओं से अलग करके एक नया वर्ग बनाया, मॉलिक्यूट वर्ग। नया वर्ग बनाया, मॉलिक्यूट वर्ग। इसके अंतर्गत इनको रखा गया। मॉलिक्यूट वर्ग के अंदर इनको रखा गया, ठीक है ना। यानी इनको बैक्टीरिया से अलग कर दिया गया और मॉलिक्यूट वर्ग के अंतर्गत रखा गया। माइकोप्लाज्मा की खोज सर्वप्रथम नॉकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी भी देखो, एनिमल्स के अंदर एक अलग आएगी और प्लांट्स के अंदर अलग आएगी, ठीक है ना। तो नॉकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा, नॉकार्ड एंड रॉक्स के द्वारा, नॉकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित पशुओं के, प्लूरोनिमोनिया न्यूमोनिया रोग से पीड़ित, प्लूरोनिमोनिया डिजीज से, प्लूरोनिमोनिया डिजीज से इन्फेक्टेड पशुओं के प्लूरल फ्लूइड से इसको अलग किया गया। प्लूरोनिमोनिया डिजीज से इन्फेक्टेड कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से इसको प्लूरल फ्लूइड से इसको आइसोलेट किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले नॉकार्ड एवं रॉक्स ने इसको डिस्कवर किया और प्लूरोनिमोनिया डिजीज से इन्फेक्टेड कैटल्स के प्लूरल फ्लूइड से इसको अलग किया गया और इन्होंने इसे PPLO यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इन्होंने क्या नाम दिया? PPLO। इन्होंने नाम दिया PPLO, न्यूमोनिया, PNEUMONIA, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इनको नाम दिया गया, ठीक है ना। तो एक नाम हमारे सामने क्या निकल करके आया माइकोप्लाज्मा का? PPLO, ठीक है ना। फिर इसके बाद डोई तथा उसके साथियों ने, एक जापानी साइंटिस्ट था डोई और उसके साथियों ने प्लांट्स में एस्टर येलो डिजीज का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया और इन्होंने इन जीवों को MLO यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया। फिर एक जापानी साइंटिस्ट था डोई और उसके साथियों ने, डोई तथा उसके साथियों ने पादपों में होने वाले एस्टर येलो डिजीज का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया। एस्टर येलो डिजीज का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया। एस्टर येलो डिजीज़ का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया तथा उन्होंने इसको MLO नाम दिया। माइकोप्लाज्मा को क्या नाम दिया? MLO कहा। MLO का मतलब माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म इनको नाम दिया गया। माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म नाम दिया गया। तो अब हमारे पास में एक नाम और निकल कर के आया माइकोप्लाज्मा का, क्या? MLO। माइकोप्लाज्मा का एक नाम और क्या निकल कर के आया? MLO।
इसके अलावा माइकोप्लाज्मा को भी कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना। और इसके अलावा सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स और कोटलेस बैक्टीरिया, ठीक है ना। यानी ये जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के में और बैक्टीरिया में सिर्फ इतना सा ही अंतर होता है कि बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा के दो नाम तो उसकी डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए थे, पीपीएलओ और एमएलओ। प्लूरोनिमोनिया रोग से पीड़ित जब पशुओं के प्लूरल फ्लूइड से इसको नॉकार्ड एवं रॉक्स के द्वारा अलग किया गया तो इसको नाम दिया गया पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तथा जापानी साइंटिस्ट डोई तथा ईटीएएल, डोई तथा उसके साथियों ने एस्टर येलो डिजीज़ का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया, तब इन्होंने नाम दिया माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म यानी एमएलओ, ठीक है ना, एमएलओ। और इसी के साथ में ही बैक्टीरियाओं की जो अंतर्राष्ट्रीय नामकरण समिति थी उसने इसको एक अलग वर्ग बना दिया, मॉलिक्यूट वर्ग के अंतर्गत रखा गया। अब इसके और भी कई नाम हैं, जैसे इसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण ये अपने ये बहरूपीय की तरह पिलियोमॉर्फिक रूप दर्शाता है और अपना रूप बदलता रहता है, इसीलिए इसको जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जॉकर या जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। और कोटलेस बैक्टीरिया यानी इसके चारों तरफ कोट नहीं पाया जाता है, प्रोटीन कोट इसके चारों तरफ सेल वॉल का कोट नहीं होता है, तो कोटलेस बैक्टीरिया। और इसके अलावा एक नाम और दिया जाता है सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स, ठीक है ना। तो इसके और कौन कौन से नाम हो सकते हैं माइकोप्लाज्मा के? सेल वॉल लेस कोशिका भित्ति रहित प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स। एक नाम इसका क्या निकल करके आएगा? जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक नाम इसका क्या निकल करके आता है हमारे सामने? जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम, जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम, जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक। अब इसके अलावा एक नाम और इसका आता है कोटलेस बैक्टीरिया, कोटलेस बैक्टीरिया, कोटलेस बैक्टीरिया। यानी कहने का मतलब हमारे पास कितने नाम हो गए माइकोप्लाज्मा के? पीपीएलओ, एक नाम तो क्या आया? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक नाम आया हमारे पास में एमएलओ, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स, जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम और कोटलेस बैक्टीरिया, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा के इस प्रकार हमारे पास कई नाम निकल कर के आए। अब हम माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर हम इधर की तरफ बना देते हैं, जिधर जगह खाली है हमारे पास में, ठीक। तो माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर इधर की तरफ खाली तरफ बना देते। तो माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर के बनाने के लिए सबसे पहले हम तीन लगभग सर्कुलर इसकी क्या बना देते हैं? मेम्ब्रेन बना देंगे। ये तीनों लेयर बनाने के बाद अब हम देखते हैं कि इस प्रकार इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमको? डीएनए देखने को मिलेगा। ओके, तो पहले हम इसकी ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना देते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है। क्या होगी? लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। इस प्रकार एक एक लेयर
इसके अंदर पूरी डॉटेड बना देनी है ये, तो इसको हम पूरी को भर देंगे इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि एक मणिकाकार स्ट्रक्चर के तौर पर, ठीक है ना, मणिकाकार स्ट्रक्चर के तौर पर इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, डीएनए देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो डीएनए को बना देते हैं और डीएनए को बनाने के बाद अदर सेल ऑर्गेनल जो इसके अंदर मौजूद होंगे वो हम भर देंगे। अब हमारे सामने इसके अलावा ये डीएनए बन गया, डीएनए के अलावा आरएनए बना देंगे। इस प्रकार हम क्या बना देंगे, आरएनए बना देंगे। डीएनए आरएनए, ठीक, डीएनए आरएनए। फिर इसके अलावा मेटाबोलाइट्स बना दिए जाएंगे इसमें पूरे में। इस प्रकार से हमको अच्छी तरीके से ये डॉटेड स्ट्रक्चर के तौर पर इस प्रकार से बनाने हैं। ये मेटाबोलाइट्स के तौर पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें और क्या होंगे, थोड़े से मोटे स्ट्रक्चर के तौर पर हम इसके अंदर राइबोसोम बना देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होंगे इसके अंदर, राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम। और राइबोसोम के अलावा इसमें क्या देखने को मिलेगा, एक हमको सॉल्यूबल प्रोटीन, राइबोसोम के अलावा सॉल्यूबल प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक, सॉल्यूबल प्रोटीन। और इसके अलावा हमको मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मेटाबोलाइट्स, ठीक है ना, मेटाबोलाइट्स देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार ये हमारी माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर होगी। और जो माइकोप्लाज्मा हमारे सामने निकल कर के आएगा ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा, इसके चारों तरफ लिपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होंगी, डीएनए आरएनए होंगे, राइबोसोम होगा, सॉल्यूबल प्रोटीन्स होंगी, मेटाबोलाइट्स होंगे, लेकिन चारों तरफ सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल क्या होगी, इसके चारों तरफ एब्सेंट देखने को मिलेगी। सेल वॉल इसके चारों तरफ हमको एब्सेंट देखने को मिलेगी। अब इसके बाद स्ट्रक्चर, माइकोप्लाज्मा की जो स्ट्रक्चर होगी वो, माइकोप्लाज्मा एक सूक्ष्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल का अभाव होता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा जो होती है, माइकोप्लाज्मा की जो स्ट्रक्चर है, माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल का अभाव होता है। सेल का सबसे बाह्य आवरण प्लाज्मा, सेल का सबसे बाह्य आवरण जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कहलाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन से बनी हुई 70 से 110 एंगस्ट्रॉम, 75 से 110 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ट्रिपल लेयर्ड लाइपोप्रोटीन की बनी हुई 75 से 110 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। सेल में साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे ग्रैनुलर स्टेज में 17S राइबोसोम तथा सॉल्यूबल स्टेज में प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। 17S इसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम मौजूद होगा, ठीक है ना, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में। और सॉल्यूबल स्ट्रक्चर में इसमें प्रोटीन मौजूद होगी। सेल के मध्य में, सेल के मिड पार्ट में प्रारंभिक इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है ना, इंसिपिएंट न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक। इस प्रकार न्यूक्लियस में सेल मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस केंद्रिका दोनों एब्सेंट होती हैं। यानी कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वेल डेवलप्ड हमको
सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, बल्कि सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी हमारी एब्सेंट होगी। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी नहीं मिलेगा हमको, है ना। तो ये दोनों चीज़ें प्रोकैरियोटिक होने के कारण एब्सेंट होंगी। और इसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। मीजोसोम एब्सेंट होगा। माइकोप्लाज्मा एल शेप्ड बैक्टीरिया से समानता दिखाता है, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा किससे समानता दिखाता है? माइकोप्लाज्मा एल शेप्ड बैक्टीरिया से समानता दिखाता है। एल शेप्ड बैक्टीरिया से समानता दिखाता है। एल शेप्ड बैक्टीरिया से समानता का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है एल डिनोट्स फॉर लाइसोजाइम, एल डिनोट्स फॉर लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम से समानता दिखाता है, ठीक है ना। जिस प्रकार हम बैक्टीरिया के ऊपर लाइसोजाइम का ट्रीटमेंट दे करके बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देते हैं, तो सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया जैसा दिखाई देता है, ऐसा ही हमको माइकोप्लाज्मा दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि यह एल शेप्ड बैक्टीरिया से समानता दिखाता है। लाइसोजाइम के द्वारा उपचारित बैक्टीरिया एल शेप्ड बैक्टीरिया कहलाते हैं। लाइसोजाइम के द्वारा बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट की जाती है। माइकोप्लाज्मा अचल तथा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, इमोबाइल होते हैं, और इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होंगे और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी साइज 0.1 से 0.3 μm होती है। माइकोप्लाज्मा फ्रीली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन तथा मेटाबॉलिज्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। फ्रीली ये ग्रोथ कर सकते हैं, इसके अलावा ये रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के में कैपेबल होते हैं। सेल वॉल की एब्सेंस के कारण इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण जो माइकोप्लाज्मा होता है इसकी कोई फिक्स साइज़ नहीं होती है, क्योंकि सेल वॉल तक कैसी होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है। सेल वॉल जिन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है उनकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है, इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होती है। अतः यह एक पिलियोमॉर्फिक बहुरूपी की भांति दिखाई देते हैं, और इसी कारण इन्हें जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम या जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम या जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अब हम बात करें कि पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा परासरणीय होते हैं। कैसे होते हैं? ऑस्मोटिक होते हैं। पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा कैसा होता है? परासरणीय ऑस्मोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा कैसा होगा? ऑस्मोटिक या परासरणीय होते हैं। ये पॉइंट अब हमारा इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि माइकोप्लाज्मा की और क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कल्चर मीडियम पर इनको वृद्धि करवाई जा सकती है, बशर्ते कि हम उस कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाल दें? स्टीरॉल डाल दें, ठीक है ना। हम उस कल्चर मीडियम में क्या डाल दें? स्टीरॉल डाल दें। तो एक बार हम इन पॉइंट्स को रब कर देते हैं जिनको हम समझ चुके। तो माइकोप्लाज्मा के जितने भी नाम थे वो हम देख चुके। PPLO है, MLO है, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट्स है, कोटलेस बैक्टीरिया है, जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है और जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम है। जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है और जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम है। इतने पॉइंट अब हम देख चुके। इसके अलावा इसको हम एल शेप्ड बैक्टीरिया भी कह देते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ठीक। और इनकी डिस्कवरीज के पॉइंट भी हम देख चुके कि नौकार्डियम रॉक्स के द्वारा इनको पशुओं के प्लूरोनिमोनिया फ्लूड से आइसोलेट किया गया था। और डोई, जापानी वैज्ञानिक डोई तथा उसके साथियों ने एस्टर येलो डिजीज़ का कारण माइकोप्लाज्मा को बताया। उन्होंने इसको MLO नाम दिया, नौकार्ड तथा रॉक्स ने इसको PPLO नाम दिया गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखिए, और स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं जिनमें सेल वॉल का अभाव होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है, ठीक है ना। सॉल्यूबल इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है, मीजोसोम एब्सेंट होते हैं, और एल शेप्ड बैक्टीरिया से माइकोप्लाज्मा समानता दिखाता है, ठीक है ना। एल शेप्ड बैक्टीरिया से माइकोप्लाज्मा समानता दिखाता है। इसके अलावा सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण ये पिलियोमॉर्फिक होते हैं, इसलिए इन्हें जॉकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या जॉकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। पोषण की दृष्टि से माइकोप्लाज्मा ऑस्मोटिक टाइप के होते हैं। कल्चर मीडियम पर इनकी ग्रोथ करवाई जा सकती है, बशर्ते हम कल्चर मीडियम में क्या डाल दें? स्टीरॉल डाल दें। यानी कहने का मतलब माइकोप्लाज्मा की कल्चर मीडियम पर वृद्धि के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। ठोस संवर्धन माध्यम पर माइकोप्लाज्मा तले हुए अंडे के फ्राइड एग के समान दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट और समझते हैं, ठीक है ना। एक तो आता है भैया कल्चर मीडियम पर ग्रोथ के लिए, माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ के लिए स्टीरॉल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है?
स्टीरोल की आवश्यकता होती है। फिर हम दूसरे पॉइंट की बात करें कि यदि हम सॉलिड कल्चर मीडियम पर इसकी वृद्धि देखें तो सॉलिड कल्चर मीडियम पर ठोस संवर्धन माध्यम पर ये हमको कैसा दिखाई देगा, तले हुए अंडे के समान, तले हुए अंडे के समान, फ्राइड एग के समान, तले हुए अंडे के समान दिखाई देता है, फ्राइड एग के समान हमको ये दिखाई देता है माइकोप्लाज्मा वृद्धि करता हुआ, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा वृद्धि करता हुआ तले हुए अंडे के समान दिखाई देता है। फिर अगला पॉइंट आता है कि इन जीवों पर सेल वॉल पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो सेल वॉल पर काम करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कोशिका के जीन लेवल पर जाकर काम करते हैं। तो इन पर इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स, यदि माइकोप्लाज्मल डिजीज में आप इस प्रकार के एंटीबायोटिक लोगे कि जो सेल वॉल पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको माइकोप्लाज्मल डिजीज को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स काम में लेने होंगे जो जीन लेवल पर जाकर काम करें। तो इस प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं जैसे पेनिसिलिन है, सेफेलोरोडिन है और विंकोमाइसिन है। ये सेल वॉल पर काम करने वाले एंजाइम्स हैं। तो इन सेल वॉल पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। इन एंटीबायोटिक्स का माइकोप्लाज्मल डिजीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माइकोप्लाज्मा पर उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है तथा इरिथ्रोमाइसिन है, इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि किन किन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पेनिसिलिन, सेफेलोरोडिन और विंकोमाइसिन, ठीक है ना। सेल वॉल पर काम करने वाले, सेल वॉल पर काम करने वाले, सेल वॉल पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है, एंटीबायोटिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात करें कि जब इन एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो फिर किसका पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि भैया किस किस का कौन कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो सेल वॉल पर काम करते हैं। जैसे पेनिसिलिन, ठीक है ना, पेनिसिलिन फर्स्टली डिस्कवर्ड जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन है, सेफेलोरोडिन है, पेनिसिलिन है, सेफेलोरोडिन है, पेनिसिलिन, सेफेलोरोडिन और विंकोमाइसिन, सेफेलोरोडिन और विंकोमाइसिन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेफेलोरोडिन और विंकोमाइसिन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनके ऊपर किसका पड़ेगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पर इफ़ेक्ट डालते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करने वाले इनका प्रभाव पड़ेगा। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करने वाले कौन कौन से होंगे, वो होंगे टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा एक आता है क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरो है ना, AMPHI है ना, निकोल है ना, निकोल, इसका प्रभाव पड़ेगा। और इरिथ्रोमाइसिन इनका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो टेट्रासाइक्लिन का इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्लोरेम्फेनिकोल का और इरिथ्रोमाइसिन का, क्योंकि ये किस पर प्रभाव डालते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करने वाले हमारे, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करने वाले हमारे क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स हैं। तो माइकोप्लाज्मल डिजीज़ की यदि हम बात करें तो माइकोप्लाज्मल डिजीज़ का इलाज करने के लिए हमको कैसे एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पर काम करें। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि माइकोप्लाज्मा में जनन किस प्रकार होता है, ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा में जनन, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अगला पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन
इन माइकोप्लाज्मा, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में जनन की क्रिया, माइकोप्लाज्मा में जनन की क्रिया। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में इतना तो हम देख ही चुके हैं कि ये एक सेल वॉल लेस बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल लेस बैक्टीरिया के इक्विवेलेंट होता है। तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो भी हमको कुछ इसी टाइप के मिलेंगे जैसा कि बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं। जैसे माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन के मेथड्स होंगे वो बाइनरी फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, एलिमेंट्री ऑर्गन्स के द्वारा। फिर इसके बाद इन टॉपिक्स को हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि माइकोप्लाज्मा हमारा इतना डिटेल में नहीं है। और इसके अलावा माइकोप्लाज्मल डिजीज़, प्लांट डिजीज़ और माइकोप्लाज्मा के द्वारा होने वाली एनिमल डिजीज़, ये हमारे 2 टॉपिक और रह जाते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि माइकोप्लाज्मा के बारे में। देखो माइकोप्लाज्मा में जो जनन की जो विधियां हैं वो फिर बाइनरी फिशन और बाई बडिंग, ठीक है ना। एक तो आता है हमारे पास में बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन के द्वारा होगा, बाइनरी फिशन के द्वारा होगा। और एक किसके द्वारा होगा, बडिंग के द्वारा होगा। एक किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा होगा। फिर इसके अलावा एक फ्रेगमेंटेशन और एलिमेंट्री ऑर्गन के द्वारा, बाई फ्रेगमेंटेशन, बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। और एक हमारे पास में अगला पॉइंट आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन के बाद अगला पॉइंट आता है हमारा एलिमेंट्री ऑर्गन, बाई एलिमेंट्री ऑर्गन, बाई एलिमेंट्री ऑर्गन के द्वारा ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा जनित जो पादप होते हैं उनके अंदर कुछ कैरेक्टर्स भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे हरिमाहीनता आ जाती है, क्लोरोसिस। इसके अलावा ओवर ब्रांचिंग हो जाती है, ठीक है ना, ओवर ब्रांचिंग हो जाएगी, अतिशाखन हो जाएगा, या फिर पादप बौना रह जाएगा, स्टंटिंग हो जाएगी। ठीक, तो माइकोप्लाज्मल डिजीज़, ये माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीज़ की यदि हम बात करें तो माइकोप्लाज्मल जो प्लांट डिजीज़ होती हैं वो हमारी कौन कौन सी होंगी। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन का लघुपर्ण रोग, बुंची टॉप ऑफ पपाया, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग, और विचेज ब्लूम ऑफ ग्राउंड नट और या पोटैटो, मूंगफली और आलू का विचेज ब्लूम रोग, ठीक है ना, विचेज ब्राउन ऑफ ग्राउंड नट और पोटैटो, मूंगफली का और आलू का विचेज ब्लूम रोग। और स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर केन, गन्ने का लालधारी रोग, ये हमारे पादपों के रोग हैं जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होते हैं। एक बार मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, स्ट्रिप डिजीज ऑफ शुगर केन, विचेज ब्लूम ऑफ पोटैटो और ग्राउंड नट, बुंची टॉप ऑफ पपाया, पपीते का गुच्छित चूड़ रोग, और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। इसके बाद हम एनिमल डिजीज़ की बात करें तो माइकोप्लाज्मा एनिमल बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू को इन्फेक्टेड करते हैं। किसको, एपिथेलियल टिश्यू को इन्फेक्टेड करते हैं। पेनिसिलिन रेसिस्टेंस निमोनिया, ठीक है ना, पेनिसिलिन रेसिस्टेंस निमोनिया, जैसे कि माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा टेस्टिस की जनन उपकला पर आक्रमण करते हैं, जिससे ओलिगोस्पर्मिया, शुक्राणुओं का निर्माण कम होना, या फिर ओलिगोस्पर्मिया के अलावा न्यूली स्पर्मी यानी शुक्राणुओं का निर्माण होना बंद हो जाता है, ठीक है ना, शुक्राणुओं का निर्माण बंद हो जाता है। टोटल बात ये है कि पशुओं के अंदर ये एपिथेलियल टिश्यू को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा माइकोप्लाज्मा का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम बैक्टीरिया स्टार्ट करेंगे। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।